तो आज हम द बैक टू द फ्यूचर 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हिंदी में। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बैक टू द फ्यूचर के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन करी थी हिंदी में, तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है ये मूवीज़। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत होती है पिछली मूवी की एंडिंग से, जहाँ पर डॉक मार्टी और जेनिफर के पास आता है और कहता है कि तुम दोनों को मेरे साथ 2015 में चलना है। वो अपनी गाड़ी भी अपने साथ लाता है और कहता है कि तुम हमारे साथ मेरे साथ चलो। तो वो मार्टी पूछता हमारा जाना क्यों ज़रूरी है। तो वो कहता है कि तुम्हारे बच्चों ने 2015 में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वे गाड़ी में बैठकर वहाँ पर पहुँचते हैं 2015 में, और हमें दिखाया जाता है कि 2015 एक बहुत एडवांस फ्यूचरिस्टिक हो चुका है, जहाँ पर उड़ने वाली गाड़ियाँ हैं और डिजिटल बन चुका है सब कुछ। हर तरफ स्क्रीन लगी हुई है बिल्डिंगों पर बड़ी बड़ी, और हर चीज़ उड़ने वाली है। मतलब हवर बोर्ड भी हैं जो वो उड़ने वाले हैं, स्केट बोर्ड भी उड़ने वाले हैं। और जो जेनिफर होती है ये देखकर उनसे सवाल पूछने लगती है अजीब अजीब से, जिससे डॉग दुखी हो जाता है और उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और फिर वे एक गली में उतरते हैं सुनसान सी, जहाँ मार्टी और डॉग आपस में बात करते हैं। डॉग बताता है कि देखो ये न्यूज़पेपर जिसमें मार्टी मैकफ्लाई जूनियर ने एक चोरी करी है, जिसमें वो जेल गया 15 साल के लिए, और जब उसकी बहन उसे बाहर निकालने के लिए कोशिश करती है तो उसकी सज़ा 30 साल बढ़ जाती है, 15 से 30 साल हो जाती है उसकी सज़ा। तो तुम्हें उसकी जगह जाकर मना करके आना कि मैं चोरी नहीं करूँगा, तुम उसके जैसे हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो तुम बाप बेटे। तो तुम उनसे जाकर मना करोगे, तुमसे चोरी करवाएंगे तुम्हारे बेटे से, तुम उन्हें साफ मना करोगे। और वो उसे कपड़े देता है सेम टू सेम उसके बेटे जैसे, और वहाँ पर वो जाता है, वो एक क्लब में जाता है। वहाँ पर बीफ बैठा होता है जो बिल्कुल बूढ़ा होता है, और वो मार्टी से कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरा जीना आराम कर रखा है, बहुत खड़ूस है तुम्हारा बाप, बहुत ख़राब बाप है तुम्हारा। तो मार्टी सोचता है कि वो जॉर्ज की बात कर रहा है, तो कहता है कि तुम जॉर्ज की बात कर रहे हो। वो कहता नहीं, मैं तुम्हारे दादा की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे पापा मार्टी मैकफ्लाई सीनियर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो मार्टी है ना वो अपने बेटे जैसा है बिल्कुल दिखने में, और उसका बेटा उसके जैसा है बिल्कुल दिखने में। तो वो पहुँचता है जहाँ पर वो देखता है कि जो उसका बेटा वो भी आ रहा होता है उसी क्लब में, तो वो छुप जाता है मार्टी। और तभी वहाँ से बिफ का बेटा आता है जो सबको दुखी कर रहा होता है, और वो मार्टी से कहता है कि तुम हमारे साथ चोरी करने के लिए तैयार हो या नहीं। तो मार्टी मैकफ्लाई जूनियर कहता है कि मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, और जो बीफ होता है उसे धक्का मार देता है और वो नीचे गिर जाता है और टेबल की दूसरी तरफ और बेहोश हो जाता है। और फिर उसकी जगह मार्टी मैकफ्लाई सीनियर उठ के आता है, मतलब उसके पापा, और उसे उठकर साफ मना कर देता है और उसके टांगों के बीच में लात मारकर भाग जाता है। और उसके पीछे बीफ लगता है और उसके कुछ गुंडे भी लगते हैं, पर जो वो मार्टी होता है अपने आप को बचा लेता है, और जो बीफ होता है वो एक बिल्डिंग में जाकर टकरा जाता है जो जिसका गिलास टूट जाता है, और उसे इस जुर्म में गिरफ्तार करा जाता है। और फिर जब मार्टी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है तो तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, बुजुर्ग बूढ़ा सा आदमी, और वो कहता है कि हमें क्लॉक टावर को बचाना होगा, इसके लिए डोनेट करे। और कहता है कि इस पे 60 साल पहले बिजली गिरी थी और ये जब से ख़राब है। और ये वही क्लॉक टावर होता है जो पिछले मूवी में दिखाया गया था, जिसका बहुत महत्व रोल था उस मूवी में। तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, मेरे पहले जाके आपको समझ में आ जाए कि उसका क्या रोल था। और फिर तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट चल रही होती है एक गेम की, जिसमें दिखाया जाता है कि एक टीम दूसरी टीम से जीत गई। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि काश मैंने इस जीतने वाली टीम पर पैसे लगाए होते तो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे आज। और मार्टी यही दिमाग लगाता है, वो एक स्टोर से जाकर एक बुक खरीद लेता है जिसमें 1980 से लेकर 2000 के जो भी मैच है ना उनके सारे रिजल्ट दिए हुए थे कि कौन सी टीम कौन से मैच जीती है और कब जीती है और कितने गोल से जीती है, ताकि वो उसे पीछे ले जाएगा, सट्टा लगाएगा। और उसका ये प्लान था। पर जब वो डॉग के पास पहुंचता है तो डॉग उसे देख लेता है और उसे उस बुक को छीन लेता है और कहता है कि मैंने ये टाइम मशीन पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई है, मैं इसे बस अपने भलाई के लिए कर रहा हूँ कि हमने जो गड़बड़ी करी है फ्यूचर या पास्ट में हम उन्हें ठीक कर सकें। और वहाँ पर वो बीफ उनकी बातें सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि डॉग के पास टाइम मशीन है। जो बूढ़े वाला बीफ होता है वो सुन लेता है और फिर वो जो किताब होती है ना उसे उठा लेता है। तब जब वे वहाँ से चले जाते हैं जेनिफर को लेने, और वहाँ पर देखते हैं जेनिफर के पास बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई होती है और वे जेनिफर की फिंगरप्रिंट ले रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि ये कहाँ पर रहती है, और वो उसे घर पर छोड़ कर आ जाते हैं।
और उनका पीछा करते करते वहाँ पर डॉक और मार्टी भी पहुँच जाते हैं उस घर पे, और उनके पीछे बिफ भी आ जाता है। वे गाड़ी से उतरते हैं और जाकर देखते हैं कि जो वो होती है ना, जो जेनिफर होती है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है कि मैं ये कहाँ पर आ गई, मैं तो कौन सी जगह पर आ गई। और वहाँ उसे पता चलता है जो मार्टी है ना, उसकी हालत ख़राब है, वो मार्टी का घर होता है और उसकी शादी मार्टी से ही होती है। पर उस टाइम तो वो देखती है ना, जो मार्टी बूढ़ा हो चुका है, उसकी हालत ख़राब है, उसकी बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं, और उसने अपनी सिंगिंग और गिटार बजाना भी छोड़ दिया क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट में हाथ टूट गया था। और वो तभी अपने आप को देख लेती है, जिससे वो खुद को देखकर बेहोश हो जाती है, चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। और तभी डॉग उसे और मार्टी वहाँ से उठा ले जाते हैं। पर जो बिफ होता है ना, वो उनकी गाड़ी को ना पास्ट में ले जाता है। जो बिफ होता है उनकी गाड़ी को पास्ट में ले जाता है उस किताब के साथ, और वापस भी आ जाता है। उनकी गाड़ी को उसी जगह पार्क कर देता है ताकि उन्हें शक भी ना हो कि मैं उनकी गाड़ी लेकर गया हूँ, और वहाँ से चला जाता है वो। और जो वे अपनी गाड़ी में पहुँचते हैं, मार्टी, डॉग और जेनिफर, वो टाइम में वापस जाते हैं 1985 में अपने समय टाइमलाइन में, और वो जेनिफर को उसके घर पर छोड़ देता है। और जब मार्टी अपने घर पर जा रहा होता है तो देखता है कि उसके घर पे ताला लगा हुआ है, तो वो दीवार कूद कर अपने घर के अंदर जाता है। और जैसे अपने कमरे में जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची है, और वो छोटी बच्ची देखकर उसे देखकर चिल्लाने लगती है। और उसके पापा जब भी वहाँ पर आ जाते हैं, उसे बेस बैट से मारने की कोशिश करते हैं, पर जो मार्टी होता है वहाँ से जान बचाकर भागता है। और वो फिर बाहर आकर देखता है तो वहाँ का पूरी सिटी का माहौल कुछ अलग ही हुआ होता है। लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका होता है, हर तरफ गैंगस्टर होते हैं। और जो कॉलेज और स्कूल होते हैं वे 6-7 साल पहले बंद हो चुके हैं, जो कॉलेज और स्कूल है। और उसे पता लगता है कि एक सबसे बड़ा माफिया सिटी का बीफ है, वो सबसे बड़ा गैंगस्टर है, वो सबसे अमीर आदमी बन चुका है। और वो वहाँ पर जाता है जहाँ उसे अपनी माँ भी मिलती है, लोरेन। और वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी आपका तो बहुत डिफरेंट लुक हो रहा है, ये क्या हुआ। तो उसकी मम्मी बताती है कि ये हालत बिफ ने करी है हमारी, और तुम्हारे डैड की भी मौत हो चुकी है। उनकी मौत 1973 में हो चुकी थी, उन्हें गोली मारी गई थी, जो बिफ ने हुई उन्हें मरवाई थी, बिफ के कारण ही उनकी मौत हुई है। और उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी भी कर ली है, और वही अब हमारे करता धरता बन चुके हैं। मार्टी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो भागता है अपने डैड की कब्र के पास, जहाँ वो देखकर उन्हें रोने लगता है। और वहाँ पर डॉक भी पहुँचता है, और डॉक वहाँ पहुँचकर कहता है कि हमारी टाइमलाइन के साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है, किसी ने कुछ गड़बड़ करी है। और वो कहता है कि मुझे गाड़ी के अंदर 1-2 चीज़ें मिली है, एक तो तुम्हारी उस बुक की स्लिप, जो बिल की स्लिप होती है वो मिली है, और ये टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा। और वो समझ जाता है मार्टी कि ये लकड़ी का टुकड़ा ओल्ड बिफ का है, जो डोगे के रूप में वो इस्तेमाल करता था लकड़ी, उसका टूटा हुआ हिस्सा। वो समझ जाता है कि बिफ ने गड़बड़ करी है। और फिर वे टाइमलाइन समझा रहा होता है डोकू से, और वो न्यूज़पेपर देखता है कि उसके पापा की मौत की खबर छपी हुई होती है 1973 में, और वो अपने साथ ले जाता है उसको पास्ट में 1955। वहाँ पर पहुँचता है और वो उसी रात के वहाँ पर पहुँचता है, पर डोक उसे समझा के भेजता है मार्टी को। उसके साथ जाता है डोक वैसे, और उसे समझाता है कि जो वो बूढ़े वाला बिफ है ना, उसे उस जवान वाले बिफ को किताब देने देना। अगर तुम उसे किताब नहीं देने दोगे तो वो हमारी गाड़ी को कभी वापस फ्यूचर में छोड़कर ही नहीं आएगा 2015 में। अगर हमारे पास 2015 में कार पहुंचेगी नहीं तो हम 1985 में नहीं आएंगे। अगर हम 1985 में आएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास्ट में गड़बड़ हो चुकी है, और हम ऐसे नहीं आएंगे तो 1955 में हम पहुंचेंगे नहीं जो हम इसे ठीक कर सकें। तो ऐसा ही करता मार्टी, वो उस बुक को देने देता है। फिर वो ही रात आती है जो दूसरे टाइमलाइन वाली में दिखाई थी फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पर मार्टी गिटार बजा रहा होता है, क्योंकि वो दूसरी टाइमलाइन से आया हुआ मार्टी होता है, जिसे अपने मम्मी पापा को मिलवाना होता है उस डांसिंग करते हुए, और वे आपस में किस करते हैं जिस ताकि वो आगे जाकर शादी कर सके और जिसके बाद मार्टी पैदा हो सके। वो सीन होता है। पर जब जो बीफ होता है ना, वो बेहोश पड़ा होता है और उसके पास वो किताब होती है, और जो वो वाला मार्टी होता है जो अपनी टाइमलाइन को ठीक करने के लिए आया होता है ना 1985 से, जहाँ पर बीफ ने गड़बड़ कर दी है, वहाँ वो वाला उसके पास पहुँचता है जब वो बेहोश पड़ा होता है, क्योंकि उस पर पंच मारा था जॉर्ज ने, इसलिए वो बेहोश था। और मार्टी उससे वो किताब छीनकर वहाँ से भागने लगता है। जो बीफ के गुंडे होते हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं कि वो कुछ चुरा कर भाग जाए, और फिर बीफ भी उसके पीछे लग जाता है और बीफ उससे वो किताब को छीन लेता है और गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है। और डॉक और मार्टी भी उसका पीछा करते हैं अपनी उड़ने वाली गाड़ी में। और बीफ तभी रेडियो पर
एक मैच की अनाउंसमेंट सुन रहा होता है जिसमें बता रहे होते हैं कि कौन सी टीम जीत चुकी है, और वो जो बुक होती है उससे मैच करके देखता है तो उसे पता लगता है कि वो तो बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। उसे पता लग जाता है कि ये बुक बिल्कुल फ्यूचर बता रही है, मैं इससे अमीर हो सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल डिट्टो थी। उसके भीतर सारी फ्यूचर की जो टीम मैच आगे जीतने वाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन थी। पर तभी जो मार्टी होता है वो अपना एक उड़ने वाला होवरबोर्ड निकालता है और उसकी गाड़ी पर लपक जाता है, बिफ की गाड़ी पर, और वो एक टनल में पहुंच जाती है। और टनल में वो उससे गाड़ी होता है ना, वो इम्बैलेंस हो जाती है और मार्टी उससे उस किताब को छीन लेता है। पर तभी जो बीफ होता है उस गाड़ी को मोड़ता है और बीफ के पीछे मार्टी के पीछे लगा देता है, जिससे मार्टी भागता है अपने ओवरबोर्ड पर बचने के लिए। और टनल के जैसे ही बाहर निकलते होते हैं और जैसे ही वो कुचलने वाला होता है मार्टी बीफ मार्टी को कुचलने वाला होता है, तभी मार्टी एक ऊपर से रस्सी आती है और उसे पकड़ लेता है, और वो रस्सी जुड़ी होती है डॉग की गाड़ी से उड़ने वाली, और वो उड़ जाती है गाड़ी, जिससे वो बच जाता है बीफ की गाड़ी के टकराने से। और बीफ की गाड़ी सीधा एक गाड़ी में जाकर टकरा जाती है जिसमें खाद भरा हुआ होता है, मतलब गोबर भरा होता है, जो उसके ऊपर गिर जाता है बीफ के ऊपर, और वो बेहोश हो जाता है फिर से। और फिर डॉग कहता है मार्टी से कि जल्दी से इस किताब को जला दो, और वो हवा में उड़ रही होती है कार, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज तूफान आया होता है और वो गाड़ी इम्बैलेंस हो रही होती है। तो मार्टी उस किताब को जला देता है, और तभी वो खबर देखता है अपने डैड वाली, जिसमें वो देखता है कि वहाँ पर मर्डर की जगह अवार्डेड आ चुका है, कि जॉर्ज मैकफ्लाई इज अवार्डेड मर्डर की जगह, और वो खुश हो जाता है। और तभी जो डॉग होता है उसकी गाड़ी पर बिजली गिर जाती है और वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। और मार्टी सोचता अब तो मैं फंस चुका हूँ 1955 में, क्योंकि उसके पास और कोई जरिया तो था ही नहीं। फिर मार्टी के पास एक आदमी आता है, और वो मार्टी से कहता है कि तुम मार्टी हो ना। वो कहता हाँ मैं मार्टी हूँ। और वो कहता है कि ये चिट्ठी तुम्हारे लिए है। ये चिट्ठी करीब 70 साल पहले लिखी हुई थी, और इसमें लिखा हुआ था कि इसी वक्त और इसी जगह पर तुम्हें एक लड़का मिलेगा, उसे ये दे देना। तो वो दे देता है उसे चिट्ठी, और वो पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि डॉग कहता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और मैं पुराने टाइम में पहुँच चुका हूँ 1883 में, और मुझे यहाँ पर बचाने बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल खुश हूँ, और तुम मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना। पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता मार्टी, और वो भाग कर जाता है, जो उस डॉग के पास जाता है जहाँ पर वो डॉग फर्स्ट पार्ट वाला होता है ना, वो मार्टी को भेज रहा होता है, और वो भेज देता है उसे अपने टाइम लाइन पर। तभी दूसरे वाला मार्टी भाग कर आता है, जिसका डॉग गायब हो गया था बिजली गिरने से। वो उसके पास आता है, वो डॉग पूछता है, जो दूसरी टाइम लाइन वाला होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम अभी फ्यूचर में भेजा वापस। तो वो कहता है मैं भी फ्यूचर से आया हूँ और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह सुनकर डॉग बेहोश हो जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आप सबका धन्यवाद।